गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी कोविड-19 डिजीज़ जो पैंडेमिक हमारे देश में फैली हुई है, इस वजह से आपके स्कूल बंद हैं। तो मेरा ये प्रयास है, खासकर कक्षा 10 क्लास 10th और 12th के जो साइंस के स्टूडेंट हैं, 12th बायो के स्टूडेंट और क्लास 10th जो साइंस पढ़ते हैं स्टूडेंट, जो अभी घर पे ही हैं, उनकी स्टडी इफ़ेक्टेड नहीं हो। तो मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे नोट्स के माध्यम से उनके वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाए जाएँ, आपको समझाए भी जाए उन नोट्स को, जिससे कि आपकी पढ़ाई प्रभावित ना हो। तो मेरा ये जो वीडियो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है, जो साइंस पढ़ेंगे, जो अब 10th में आए हैं, जो साइंस पढ़ेंगे, तो उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से स्टडी करवा रहा हूँ, उसकी शुरुआत कर रहा हूँ। आपको आशा है पसंद आएगी और आप अपने जो कमेंट्स हैं, जो फीडबैक है, वो भी मुझे बताएं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, ये क्लास 10th का साइंस का सिलेबस है और इसमें 20 चैप्टर हैं और उन 20 चैप्टर्स के जो मार्क्स वेटेज है वो भी हर चैप्टर के सामने लिखी हुई है। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें कैसे आंसर लिखना है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है बोर्ड एग्ज़ाम में, क्योंकि पढ़ते तो हम लोग बहुत हैं, लेकिन उसको प्रेजेंटेशन उसका एग्ज़ाम में कैसा होना चाहिए, हाउ टू प्रेजेंट आर नॉलेज इन एग्ज़ाम, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं, किसी के सामने 4 लिखा हुआ है, किसी के सामने 6 लिखा हुआ है, किसी के सामने 5 है और 3 है। तो आप ये ध्यान रखें कि जो ज़्यादा मार्क वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, जैसे जिनके आगे 5 लिखा हुआ है या जिनके आगे 6 लिखा हुआ है, जैसे एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम, इसके आगे 6 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये समझें कि यहाँ से एक ऐसे टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और बाकी के जो चैप्टर हैं जिनके सामने मार्क्स 5 लिखे हुए हैं, इसका मतलब वहाँ से भी एक ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा, साथ में शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो हमें मार्क्स के वेटेज ध्यान रखने हैं कि कौन सा चैप्टर कितने अंक का है और उसकी उसी अनुसार तैयारी करनी है। जिनके वेटेज कम हैं, जैसे 3 नंबर के जो चैप्टर हैं या 4 नंबर के चैप्टर हैं, वहाँ से आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि एक पैराग्राफ के भी हो सकते हैं, 2 लाइन के भी हो सकते हैं और 1 लाइन के भी हो सकते हैं। तो परीक्षा की तैयारी में विशेष रूप से ध्यान रखें कि हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और उसी के अनुसार हम तैयारी करें। तो विद्यार्थियों, आज हम शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर, जो कि आपके 4 मार्क्स का है, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। तो आज इसको जितना कंप्लीट करा पाएंगे उतना देखेंगे। अगर पोर्शन रह जाता है तो इसके शेष भाग को, रेस्ट पार्ट को अगले वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर पहला जो चैप्टर है मेरे हैंड रिटन नोट्स का, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। विद्यार्थियों, मेरा ये मानना है कि अगर हम किसी टाइटल को ठीक से समझ लें, किसी चैप्टर के टाइटल को ठीक से समझ लें, तो हम उसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ 2 शब्द दे रखे हैं, भोजन और मानव स्वास्थ्य, तो पहले हम अर्थ समझें, भोजन क्या है और ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये जाना कि भोजन हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, वस्त्र, आवास और भोजन। तो भोजन मूलभूत आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर में जितने भी क्रियाकलापों के लिए ऊर्जा, एनर्जी चाहिए, जितनी भी एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी चाहिए, वो सब हमें भोजन से ही मिलती है। और ये भी ध्यान रखें कि भोजन एक प्रकार की केमिकल एनर्जी है, रासायनिक ऊर्जा है। इसमें बहुत सारे रसायन मिलकर हमारे भोजन का निर्माण करते हैं और उन रसायनों से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, या हमारे जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्शंस हैं, जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं शरीर में होती हैं, वो सब संचालित हो रही हैं। तो यहाँ पर ये जो नोट्स हैं वो बिल्कुल उसी प्रकार से लिखे हुए हैं जिस तरह के आंसर आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में देने हैं, क्योंकि कई प्रश्न ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको 1 लाइन में उत्तर देना है या 1 शब्द में उत्तर देना है। आपके पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर लगभग 13 या 14 क्वेश्चन तक ऐसे होते हैं जहाँ आपको 1-1 लाइन के उत्तर लिखने होते हैं। तो यहाँ भोजन के बारे में मैंने बता दिया आपको कि भोजन रासायनिक ऊर्जा का प्रकार है और इस रासायनिक ऊर्जा से ही हमें शरीर के लिए ऊर्जा मिलती है, एक्टिविटीज़ करने के लिए हमारा वृद्धि और विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। और विभिन्न प्रकार की जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, हमारे शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाएं, चाहे वो पाचन से संबंधित हों, चाहे रेस्पिरेशन, श्वसन से संबंधित हों, चाहे हमारे
एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोनल सिक्रेशन से संबंधित हो, या जितने भी तरह के स्ट्रक्चरल काम हैं, संरचनात्मक कार्य हैं, उन सब के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। बिना भोजन के हम अपनी विभिन्न गतिविधियों को संचालित नहीं कर सकते। तो यहाँ पहला जो दो शब्द जो हैं उनको ध्यान से देखिए, 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भोजन है उसके जो कंपोनेंट हैं, जो अवयव हैं, उनमें जो प्रमुख कंपोनेंट हैं उनमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल और मिनरल्स यानी खनिज लवण। तो आप ध्यान रखें कि अगर ये सारे जो कंपोनेंट हैं, तत्व हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं, तो ऐसा भोजन जो होगा वो कहलाएगा बैलेंस डाइट या संतुलित भोजन, जिसमें पोषक तत्व, सभी पोषक तत्व बराबर मात्रा में या जितने भी आयु वर्ग के अनुसार निर्धारित हैं वो हों। और अगर आयु वर्ग के अनुसार निर्धारित पोषक तत्व नहीं हो या इम्बैलेंस्ड हो, असंतुलित हो, जैसे किसी भोजन में केवल कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो या हम ऐसा भोजन ले रहे हैं जिसमें प्रोटीन ही ज़्यादा हो या वसा ज़्यादा हो, तो ऐसे भोजन को हम कहेंगे असंतुलित भोजन। तीसरा जो पॉइंट है कुपोषण, माल न्यूट्रिशन। ये क्या है? कुपोषण का अर्थ होता है लंबे समय तक हमें भोजन नहीं मिले या भोजन के पोषक तत्व प्राप्त हमें नहीं हो। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ जो तीसरे नंबर का पॉइंट है वो कुपोषण का है, लंबे समय तक पोषक तत्वों की कमी। और पोषक तत्वों में एक प्रमुख तत्व है विटामिन। अगर विटामिन हमें नहीं मिलते हैं तो वो भी, ये जो स्थिति है वो भी कहलाती है विटामिन कुपोषण। तो यहाँ जो सबसे पहले चर्चा की गई है वो विटामिन कुपोषण या विटामिन माल न्यूट्रिशन की गई है। तो विद्यार्थियों, विटामिन जो हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं में बहुत ही सूक्ष्म रूप से भाग लेते हैं, लेकिन होते अत्यंत आवश्यक हैं। तो विटामिन्स का जो कैटेगराइजेशन है उसको बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि विटामिन्स की जो डिस्कवरी है वो एक जापानीज साइंटिस्ट फंक ने की थी, FUNK फंक ने की थी, और उसने विटामिन्स को विभिन्न कैटेगरीज में बांटा अध्ययन की सरलता के लिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं एक जो आपको टेबल दिखाई दे रही है, ये जो टेबल आपको दिखाई दे रही है, जिसमें विटामिन्स के प्रकार और उनकी कमी से होने वाले रोग और रोग के लक्षण, साथ में ये मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सा ऐसा भोजन है, ऐसा फूड है जिसको खाने से आप विटामिन्स की पूर्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर 1 का विटामिन है ए, जैसे हम अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं तो सबसे पहला जो अल्फ़ाबेट आता है ए, विटामिन ए, इसको रेटिनॉल भी कहा जाता है, केमिकली इसको रेटिनॉल कहा जाता है। और इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो है विज़न कम होना या रतौंधी, रात में दिखाई नहीं देना। क्योंकि रेटिनॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे आँख के रेटिना को ये प्रभावित करता है, और आँख का रेटिना अगर प्रभावित हो जाए तो जो इमेज फॉर्मेशन है, प्रतिबिंब निर्माण है, वो नहीं हो पाएगा, और ऐसी स्थिति को हम कहेंगे रतौंधी या विजनलेसनेस। और जितने भी प्रकार के पीले फल होते हैं, जैसे पपीता हो गया, या जिनमें ज़ेंथोफिल पिगमेंट पाया जाता है, पीले रंग का पिगमेंट पाया जाता है, उन सब में ये आप विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन ए पाया जाता है। फिर विटामिन जो बी है उसका एक कॉम्प्लेक्स होता है B1 से लेके B12 तक। तो विटामिन B1 जिसको कहा जाता है थायमिन, इसको कहा जाता है थायमिन, B1 को कहते हैं थायमिन। तो आपसे ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है कि थायमिन किस विटामिन का नाम है? तो B1 का नाम है। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो है बेरी, जिसमें हार्ट बीट कम हो जाती हैं, पेशियाँ एवं तंत्रिकाएँ कमज़ोर हो जाती हैं और सिकुड़ने लगती हैं, श्रिंक होने लगती हैं, और हमारे हाथ पैरों में दर्द होने लगता है। तीसरा जो विटामिन है वो है राइबोफ्लेविन, जो कि बहुत सारे फ्रूट्स में पाया जाता है, एक पिगमेंट है राइबोफ्लेविन B2। तो इसकी कमी से राइबोफ्लेनेसिस हो जाता है, और जो हमारे त्वचा है, हमारी जो स्किन है उसमें क्रैक्स उत्पन्न होने लगते हैं, त्वचा फटने लगती है, और मुंह के किनारे पर भी जो स्किन है वो भी बहुत ज़्यादा फटने लगती है। इसके अलावा B3 भी विटामिन B कॉम्प्लेक्स का एक मेंबर है, जिसकी कमी से पेलेग्रा रोग होता है, और वापस स्किन ड्राई होने लगती है, और स्किन पर और हमारी जीभ पर सूखापन, ड्राइनेस उत्पन्न होने लगती है। इसी तरह से विटामिन सी, जिसकी कमी से होने वाला एक रोग है स्कर्वी,
और स्कर्वी हमारे जो बक्कल कैविटी है उससे संबंधित है, जिसमें मसूड़ों से खून आने लगता है। तो इस प्रकार आपसे परीक्षा में छोटे छोटे प्रश्नों के रूप में आपसे विटामिन के बारे में पूछा जाएगा। और बाद में विटामिन है डी। विटामिन डी एक महत्वपूर्ण विटामिन है क्योंकि शरीर में कैल्शियम की कमी को पूर्ति करता है, और इसकी कमी से जो इसका जो डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है उसको बोलते हैं रिकेट्स, और जिसमें पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं और घुटने पास पास आ जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपके ये जो चीज़ें हैं ये आपके जो छोटे क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में उसके लिए उपयोगी होंगे। तो एक ट्रिक भी मैंने यहाँ आपको बताई है कि आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, A, B1, B2, B3, C और D। तो इनसे होने वाले जो डेफिशिएंसी रोग हैं उनको हम कैसे देख सकते हैं, एक ट्रिक से। राता बेर खाके रानी पसरी, राता रतौंदी, बी से बेरी बेरी, और फिर खाके इसमें साइलेंट है, रानी मतलब राइबोफ्लेनोसिस, और बी 3 से होने वाला पेलेग्रा, सी से स्कर्वी और डी से रिकेट्स। तो यहाँ विटामिन सी के बारे में आपको बता दूं, विटामिन सी हमारे जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, खट्टे फल हैं, उनमें पाया जाता है। नींबू, संतरा, मौसमी, और हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। और विटामिन डी जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध या दूध से बने हुए पदार्थों में पाया जाता है। तो एक ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं और अपने जो शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न हैं उनका उत्तर दे सकते हैं। फिर आपकी परीक्षा की दृष्टि से ही कुछ और रोग जो आपसे शॉर्ट आंसर के रूप में पूछे जाएंगे, कि अभी हमने पढ़ा विटामिन कुपोषण, अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन कुपोषण। तो प्रोटीन के बारे में पहले आप जान लीजिए कि जो प्रोटीन्स हैं वो हमारे शरीर की स्ट्रक्चर को बनाने में, संरचना बनाने में, वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण होते हैं प्रोटीन्स, और एमिनो एसिड्स के द्वारा बने होते हैं अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स। इवन जो कोशिका झिल्ली है उसको बनाने में भी प्रोटीन का निर्माण होता है। लिपोप्रोटीन की कोशिका झिल्ली होती है। तो अगर हम प्रोटीन हमारे भोजन में रहेगा तो हमारे शरीर की जो संरचनात्मक स्थिति है वो भी अच्छी बनी रहेगी, क्योंकि सेल्स का और टिश्यूज़ का डेवलपमेंट भी प्रोटीन की वजह से होता है। साथ में जो प्रोटीन्स हैं एंजाइम की तरह फंक्शन करते हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि प्रोटीन कुपोषण की कमी से कौन कौन से रोग होंगे। सबसे पहला जो रोग है उसका नाम है क्वाशियोरकोर, जो आप देख रहे हैं। सबसे पहला रोग है क्वाशियोरकोर। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा प्रोटीन कुपोषण से की कमी से होने वाले रोग का किसी एक रोग का उदाहरण लिखिए। तो वो रोग होगा क्वाशियोरकोर, जिसके लक्षण हैं बच्चों में ये देखा गया है, बच्चे का पेट फूलना, भूख कम लगना, त्वचा पीली होना, त्वचा को शुष्क, काली और धब्बेदार होना, फटने लगती है त्वचा। इसकी रोकथाम के लिए जो प्रेग्नेंट वीमेन है उसको अच्छा भोजन देना चाहिए जिससे कि स्वस्थ बच्चे को जन्म दे। इसके अलावा बच्चों को माँ का दूध दिया जाना चाहिए, जिसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। इसी तरह से दूसरा जो अभाव रोग है प्रोटीन की कमी से वो है मेरेस्मस। प्रोटीन के साथ साथ इसमें ऊर्जा की भी कमी शरीर में होने लगती है और आँखें और शरीर सूखकर दुबला हो जाता है। तो ये हमने देखे विटामिन के अभाव से होने वाले रोग और प्रोटीन के अभाव से होने वाले रोग। तीसरा जो है अभाव से वो बताया गया खनिज कुपोषण। खनिज कुपोषण में जो मुख्य 3 जो तत्व हैं खनिज लवण हैं वो कैल्शियम, लोहा और आयोडीन। इनके प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं और इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए इनको पढ़ते हैं। पहला जो खनिज कुपोषण से जो रोग है हड्डियों और दांतों का कमज़ोर होना, हड्डियों और दांतों का कमज़ोर होना वो आप देख रहे हैं, और कैल्शियम की कमी से ये होता है। कैल्शियम के प्रमुख स्रोत हैं दूध, अंडे, हरी सब्जियां, और इसकी कमी से हड्डियां और दांत कमज़ोर हो जाते हैं। दूसरा जो आयरन है वो भी एक प्रमुख पोषक तत्व है जो कि हमें हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है, क्योंकि आयरन जो है वो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए प्रमुख अवयव है, प्रमुख एलिमेंट है। हीमोग्लोबिन का निर्माण बिना आयरन के नहीं हो सकता, और अगर आयरन शरीर में कम होगा, आपके भोजन में इसकी मात्रा एक रिक्वायर्ड जो क्वांटिटी है उससे कम होगी, तो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा। हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा तो ब्लड का निर्माण नहीं होगा, और शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी। इस कमी को हम कहते हैं एनीमिया। जो रोग आपको यहाँ दिखाई दे रहा है एनीमिया। तो एनीमिया की स्थिति को बचने के लिए हमारे भोजन में लौह तत्व की आवश्यक पूर्ति लगातार होती रहनी चाहिए।
और लौह तत्व की पूर्ति होती है जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उनसे। अगला जो विशेष तत्व है वो है आयोडीन। आयोडीन भी हरे पत्ते वाली सब्जियों में, जामुन में और नमक में ये पाया जाता है और मुख्य रूप से शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में ये सहायक होता है। तो आयोडीन की कमी अगर हो जाएगी तो थायराइड ग्लैंड जो है आपका थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनाएगी, और थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनाएगी तो आपके जो थायराइड ग्लैंड है गले में, यहाँ पर थायराइड जो ग्लैंड है आपकी श्वास नली के दोनों तरफ, जो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके दोनों तरफ थायराइड ग्लैंड पाई जाती है, और इसकी वजह से आपको गॉइटर या घेंगा रोग हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 3 यहाँ पर अभाव रोग पढ़े हैं, या कुपोषण के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग पढ़े हैं। विटामिन कुपोषण के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं वो अभी आपको मैंने बताया आपको। फिर प्रोटीन कुपोषण से होने वाले 2 महत्वपूर्ण रोग जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं, क्वाशियोरकोर और मेरेस्मस। और फिर खनिज कुपोषण से होने वाले रोग। तो निश्चित रूप से आप इनको याद कर लें। फिर अगला जो महत्वपूर्ण तत्व है हमारे भोजन का वो है पानी, जल। पानी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 3 कारणों से पानी महत्वपूर्ण होता है। एक तो हमारी जो कोशिकाएं हैं उनके जीव द्रव्य का 80 से 90% भाग, प्रोटोप्लाज्म का 80 to 90% पार्ट है वो पानी से ही बना होता है। तो अगर पानी नहीं होगा तो जीव द्रव्य की जो विस्कोसिटी है, जो तरलता है, वो एक ठीक प्रकार से नहीं रहेगी और कोशिकाएं श्रिंक हो जाएंगी और कोशिकाओं की डेथ होने लगेगी। दूसरा, पानी हमारे शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल रखता है। हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री, वो पानी की वजह से ही होता है। तीसरा जो पानी का उपयोग है कि जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें पानी उनको एक्टिवेट करने का, उनको सक्रिय करने का कार्य करता है, चाहे वो एंजाइम्स के फंक्शन हो चाहे अन्य फंक्शंस हों, उनके लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। तो तीसरा प्रश्न जो हमारे बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है वो कि जल की आवश्यकता और उसका उपयोग। जो आप देख रहे हैं, शरीर की सभी आवश्यकताएं केवल जलीय माध्यम में ही संपन्न होती हैं। जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं विस्कस मीडियम में पानी में ही होती हैं। दूसरा, शरीर में जहरीले पदार्थ उत्सर्जन की क्रिया द्वारा जो यूरिया बनता है हमारी मेटाबॉलिज्म में, वो जो यूरिया है वो पानी के द्वारा ही बॉडी से निष्कासित होता है यूरिन के रूप में। रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे बढ़ती है। साथ में शरीर में अनावश्यक चर्बी जमा नहीं होती, फैट जमा नहीं होता, शरीर चुस्त और ऊर्जावान रहता है। एलर्जी जो है, हाइपर सेंसिटिविटी है, वो भी कम होती है। ऐसे पानी से जो लाभ हैं, जो पानी पीने के जो लाभ हैं वो आपको दर्शाए गए हैं नोट्स में। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पानी अगर गंदा हो जाए तो ऐसे जल को हम कहेंगे पॉल्यूटेड वाटर या दूषित जल। तो इस दूषित जल के कारण कौन कौन सी रोग हो सकते हैं, तो 2 रोगों के नाम आपको याद रखना है, हैजा और पैचिश। इसी तरह से किसी वायरस के संक्रमण से कौन कौन से रोग होते हैं ये भी आपको नोट्स में बताया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको सही कर लें, पीलिया की जगह इसको लिखें, समझें पोलियो जो कि पोलियोमाइलिटिस नामक वायरस से होता है। साथ में हेपेटाइटिस, और आजकल जो कोविड-19 डिजीज़ है, कोरोना वायरस, नियो कोरोना वायरस 19 डिजीज़ है, वो भी वायरस के द्वारा ही फैल रही है, जिसको नाम दिया गया सार्स कोरोना वायरस 2। इसी तरह से राजस्थान में जब पानी की कमी थी तो बहुत सारे स्थानों पर जब गड्ढों से पानी भरा जाता था या तालाबों से भरा जाता था, उनमें आप जानते हैं कि पानी भी प्रदूषित हो जाता था। तो बहुत पहले यहाँ एक रोग फैला था जिसको बोलते थे नारू या बाला रोग, जो कि एक कृमि या कीड़े, इंसेक्ट के कारण होता है, जिसको हम ड्रेननकुलस मेनिंडिस कहा गया। इसी तरह से ये जो जितना भी डिस्कशन हमने अभी तक किया है वो सारा जो डिस्कशन है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए है, जिनके उत्तर आप आसानी से यहाँ दे सकते हैं। विद्यार्थियों, आज के जो युग में हम घर का खाना खाने के बजाय एक और प्रचलन शुरू हुआ है कि हम फास्ट फूड खाएं। इस फास्ट फूड जो कि बाज़ार में मिलता है, जल्दी बन जाता है, जैसे पिज्ज़ा, पास्ता, बर्गर, ये सारी चीज़ें जो कि जल्दी बन जाती हैं। लेकिन जल्दी बनाने के चक्कर में ये इनमें जो पोषक पदार्थ हैं पूरी तरह से पर्याप्त मात्रा में नहीं हो सकते, और कहीं ना कहीं अगर आप इसका लगातार यूज़ करें तो वो आपके शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार का जो फूड है उसको फास्ट फूड के साथ साथ जंक फूड भी कहा जाता है। और जंक फूड खाने से होने वाले कोई 2 रोग आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो मोटापा, डायबिटीज़ होना, मधुमेह होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, ये सब जंक फूड से होने वाले रोग हैं। तो एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए रूप में आपसे भी पूछा जा सकता है।
तो विद्यार्थियों, इस चैप्टर का जो पहला भाग है हमने यहाँ तक पढ़ा। तो आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए अपनी। मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा, हेल्प करूँगा, जिससे कि बोर्ड परीक्षा में आप कैसे अपने प्रश्नों के उत्तर ठीक प्रकार से दे सकें और आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सकें। आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि जो चैप्टर है उसके अंक भार के अनुसार आपको पढ़ना है, जिससे कि आप प्रश्नों के उत्तर ठीक प्रकार से दे पाएँ, जो कि पेपर बनता है उसके ब्लूप्रिंट के अनुसार दे पाएँ। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस पहले चैप्टर के अगले भाग के साथ मैं अगले अपने वीडियो में फिर से मिलूँगा आपसे। तब तक आप अपनी स्टडी जारी रखें। नमस्कार।